हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने जो आयोग है उसने बेसिकली भारत में मदरसों को लेकर के एक बड़ा बयान दिया, जहां पर ये कहा गया कि मदरसे भारत में मुस्लिम युवाओं के विकास में एक बड़ी बाधा के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में एक विवाद बड़ा पैदा हो गया है भारत में मदरसों को लेकर के। तो उनका पूरा पक्ष समझना इंपॉर्टेंट है। मदरसों के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं उन पर बात करना इंपॉर्टेंट है। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए। तो वीडियो में सबसे पहले जो है वो हम न्यूज़ यानी कि खबर की बात करेंगे। खबर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद जो मेन पॉइंट हाईलाइट किए गए हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की ओर से, उन मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। फिर मदरसों के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं उन तर्कों को समझेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जब भी भारत में मुस्लिम समुदाय के उद्धार की बात आती है, मुस्लिम समुदाय की स्थिति की बात आती है, तो एक कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वो कमेटी है सच्चर कमेटी। तो सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है भारत में मदरसों को लेकर के, उस पर भी यहाँ पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और अंत में आपके लिए एक सवाल भी होगा, जिस सवाल का जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये जो हमारा पूरा टॉपिक है GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे एक खंड आपको GS पेपर 2 में मिलेगा, वहां से आप इस पूरे टॉपिक को जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर खबर अगर आप देखें तो खबर यही है कि बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, इसने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत में जो मदरसे हैं वो बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने में अनुपयुक्त हैं, यानी कि सही ढंग से वहां पर शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही। और ये अगर आप हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को सही ढंग से शिक्षा नहीं देंगे तो इसका परिणाम ये रहेगा कि बेसिकली भारत के ओवरऑल विकास पर भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो इस मामले को अगर आप समझें कि मामला चर्चा में क्यों आया है, तो सबसे पहले ये जो मामला है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के भीतर इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक डिसीजन को चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन की अगर आप बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक कानून था, कानून का नाम था उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004। तो उत्तर प्रदेश का ये जो कानून था, ये कानून बेसिकली उत्तर प्रदेश के भीतर जो तमाम मदरसे थे उनको रिकॉग्नाइज करता था, उनके संचालन की बात करता था, उनको मान्यता प्रदान करने की बात करता था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे कानून को रद्द कर दिया था और वहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार को यह आदेश दिया था कि सरकार जो बच्चे मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों को दूसरे जो ट्रेडिशनल स्कूल्स होते हैं, जो हमारे सरकार द्वारा संचालित स्कूल हैं, वहां पर ट्रांसफर करने का उपाय करे, वहां पर उनको जो है हस्तांतरित किया जाए। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया था। लेकिन बाद में इस डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को रोक दिया और अब सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की सुनवाई कर रहा है। और जिस सुनवाई के दौरान नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को बुलाया गया था और उन्होंने यहां पर आकर के ये एक बड़ा बयान दिया है। तो ये ओवरऑल सबसे पहले हमने यहाँ पर पूरा मामला समझा कि मामला क्या है और ये मामला क्यों चर्चा में आया है। अब यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने मदरसों को लेकर के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट कहे हैं, उसके विपक्ष में क्या कहा है, ओवरऑल हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो उनका सबसे पहला तर्क ये है कि बेसिकली मदरसों की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जो कैरिकुलम होता है पूरा, वो आपका एक धर्म विशेष की सर्वोच्चता का दावा करता है। एक धार्मिक जो है बेसिकली पढ़ाई की वहां पर बात की जाती है। इसके अलावा वहां की जो शिक्षा पद्धति होती है बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल होती है, कंजर्वेटिव होती है। वहां पर जो है बच्चों को कुरान जैसी जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को पढ़ाया जाता है, वहां पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जबकि अगर आप भारत की बात करें तो भारत एक जो है एक सेक्युलर कंट्री है, एक जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पर आप धार्मिक पढ़ाई को इतना ज्यादा जो है, खासतौर पर जो आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर इतना बढ़ावा दे नहीं सकते हैं। तो एक तो ये तर्क यहाँ पर दिया जाता है, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, पहला तर्क हुआ। दूसरा तर्क ये है, यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो मदरसों में अक्सर ये दावा होता है कि ऐसा नहीं है कि वहां पर केवल धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। कई लोग ये भी दावा करते हैं कि मदरसों में जो है आपका NCERT की किताबें भी पढ़ाई जाती हैं। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का यह कहना है कि केवल NCERT की कुछ किताबों को शामिल कर लेने से इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। केवल कुछ ही किताबों को वहां पर शामिल किया जाता है, कुछ ही सब्जेक्ट वहां पर शामिल किए जाते हैं और जो डोमिनेटिंग सब्जेक्ट रहते हैं वो होते हैं आपके रिलीजियस स्टडीज। तो ये एक तर्क यहाँ पर दिया जाता है। दूसरा तर्क जो है वो मदरसों के संचालन को लेकर के है।
यहाँ पर अक्सर ये सवाल उठते हैं कि मदरसों में नियुक्ति किस तरह से होती है, मदरसों का संचालन कैसे होता है, मदरसों को फंडिंग कहाँ से आती है। इसको लेकर के बेसिकली अक्सर जो है अपारदर्शिता की बात की जाती है, वहां पर ट्रांसपेरेंसी के अभाव की बात की जाती है, पारदर्शिता की कमी की बात की जाती है। तो ये भी एक मुद्दा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो ओवरऑल एनवायरमेंट है, जो ओवरऑल एजुकेशनल एनवायरमेंट है, वो एनवायरमेंट यहाँ पर प्रभावित होता है, उसको लेकर के चिंताएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, उनको वो स्टूडेंट्स अक्सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से दूर रहते हैं, जो पाठ्येतर गतिविधियां होती हैं उनसे दूर रहते हैं, सामाजिक आयोजनों में शामिल नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा जो अनुभवात्मक शिक्षा है, उस शिक्षा का अवसर उनको प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि अगर आप बात करें तो फिजिक्स अगर आप देखें, केमिस्ट्री अगर आप देखें, आप केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, अगर आप फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं, तो आप चीजों को अपने सामने होते हुए देख रहे हैं। आप दो केमिकल्स को मिक्स होते हुए और फिर उससे जो परिणाम आता है वो आप देख रहे हैं अपने सामने। फिजिक्स को आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप उसके कॉन्सेप्ट को अपने आसपास होते हुए नजर आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह की जो शिक्षा पद्धति है वो आपको अक्सर मदरसों में दिखाई नहीं देती। और ओवरऑल आप इन सब के माध्यम से कह सकते हैं कि ये जो मदरसे होते हैं, जैसा कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का कहना है कि इनकी वजह से भारत में खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी में जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनका जो अधिकार है, उनका जो मौलिक अधिकार है, जो कि उनको भारतीय संविधान की आर्टिकल 21A से प्राप्त हुआ है, वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। और आर्टिकल 21A कैसे शामिल किया गया था? इसको शामिल किया गया था, ये बेसिकली आपका 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की बात करता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। और इसको शामिल किया गया था 85th अमेंडमेंट के माध्यम से 2002 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे जो कि आपका यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की ओर से पेश किए गए। अब हमने यहाँ पर इसका एक पहलू समझ लिया है, अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पहलू के बारे में कि इसका दूसरा पक्ष क्या है, यानी कि जो लोग मदरसों का समर्थन करते हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहते हैं। तो उनके तर्कों को अगर आप समझे तो उनका पहला तर्क होता है कि मदरसे जो हैं वो एक बेसिकली धर्म विशेष या आप कह सकते हैं माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी संस्कृति को बचाने का एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है मदरसों में? वहां पर इस्लामिक संस्कृति और जो इस्लामिक मूल्य हैं उनके बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है, उनके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिससे बेसिकली यहाँ पर आप जो है जो माइनॉरिटीज का कल्चर है उस कल्चर को जो है कंजर्व कर सकते हैं, उस कल्चर को सुरक्षित रख सकते हैं। और अगर आप अपने देश में, अगर आपके देश में जो है माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज का कुछ मसला है, तो वहां पर अगर आप माइनॉरिटीज के कल्चर को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके देश में डाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है, आपके देश में डाइवर्सिटी की धारणा को और ज्यादा मजबूत करता है। तो आपके देश में जो है वो बेसिकली सभी धर्म फिर एक साथ मिलकर के रह पाएंगे। अगर आप माइनॉरिटीज की जो वैल्यूज हैं, जो जो कल्चर है, उसको सप्रेस करेंगे तो वहां पर आपको जो है एक रिएक्शन का जो है दूसरा रिएक्शन देखने को मिलेगा। हर रिएक्शन का जो है एक अपोजिट रिएक्शन होता है, तो वो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा और जो डिफरेंस है दोनों कम्युनिटीज के बीच में वो डिफरेंस बढ़ सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये है, जो लोग इसका समर्थन करते हैं वो ये कहते हैं कि हमें संस्कृति को एक्सेप्ट करने की जरूरत है और संस्कृति को कंजर्व करने की जरूरत है। एक तो ये तर्क हुआ। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि अधिकांश जो मदरसे होते हैं वो या तो मुफ्त शिक्षा देते हैं या फिर बहुत कम पैसे में शिक्षा प्रदान करते हैं। और जब कम पैसे में शिक्षा प्रदान की जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, खासतौर पर माइनॉरिटीज के भीतर, वो वर्ग भी मदरसों में आकर के पढ़ाई कर सकता है और मेन स्ट्रीम से जुड़ सकता है। तो मदरसे जो हैं वो बेसिकली आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये जो आपका मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है और जो हमारी मेन स्ट्रीम कम्युनिटी है, उन दोनों के बीच में एक लिंक के तौर पर भी काम करते हैं। इसके अलावा सामाजिक उत्थान में भी इनकी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। ये कहा जाता है कि जब बच्चे वहां पर पढ़ने आते हैं तो इसके माध्यम से वो सामाजिक गतिशीलता से जुड़ पाते हैं, क्योंकि कई बच्चे जो है वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से, वित्तीय बाधाओं की वजह से, ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स की वजह से जो है अक्सर जो बड़े स्कूलों में, बड़े शहरों में नहीं आ पाते हैं, तो मदरसों में उनकी पढ़ाई हो पाती है, वो उनके लिए बेहतर होता है। तो अधिकांशतः इसके अलावा एक पक्ष यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि मदरसे जो हैं वो आपका स्थानीय स्तर पर रोजगार को भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि मदरसों के संचालन के लिए जिन लोगों की नियुक्ति होती है वो लोग भी आपके स्थानीय स्तर से आते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, तो इससे रोजगार भी बढ़ता है, रोजगार के साधन के तौर पे काम करता है। तो ये कुछ तर्क हुए जो कि उसके पक्ष में दिए जाते हैं। तो हमने पक्ष के तर्कों पर भी बात की और हमने विपक्ष के तर्कों पर भी बात की कि पक्ष और विपक्ष में क्या कहा जाता है। अब यहाँ पर हम जब भी बात करते हैं मुस्लिम समुदाय के बारे में, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, तो उनको लेकर के सरकार की एक समिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है आपकी सच्चर समिति।
तो सच्चर समिति ने मदरसों को लेकर के क्या कहा है उसकी अगर आप बात करें तो ये रिपोर्ट जो है वो आपका 2006 में पेश की गई थी, 2006 में रिपोर्ट आई थी। और क्या कहा था समिति ने? तो समिति ने, सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मदरसों को लेकर के कहा था कि मुस्लिम समुदाय के बीच में स्कूल जाने की उम्र के केवल 3% युवा ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर मदरसों में पढ़ाई करते हैं। केवल 3% युवा ऐसे हैं। तो ओवरऑल बहुत बड़ी आबादी नहीं है जो कि आपका मदरसों में जाती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि बहुत छोटी सी संख्या ऐसी है जो कि आपका मदरसों में पढ़ाई करती है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमें समझना है कि सच्चर कमेटी मदरसों और मकतबों के बीच में अंतर करती है, उनके बीच में डिफरेंस करती है। क्या डिफरेंस करती है? तो जो मकतब होता है, मकतब क्या होता है? मकतब बेसिकली आपके आसपास जो स्कूल मौजूद है, आपका घर है, आपके घर के नेबरहुड में जो स्कूल मौजूद है, और ये मकतब ऐसे स्कूल होते हैं, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि अक्सर मस्जिदों से जुड़े हुए आपको नजर आते हैं। तो मकतब अलग होता है और मदरसे अलग होते हैं, ऐसा सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था। और सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अगर आप टोटल देखें मदरसों और मकतबों में जाने वाले जो स्टूडेंट्स की संख्या है मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में, वो कुल मिलाकर के 6.3% के आसपास आती है, और ये भी कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं मानी जा सकती है। तो जो आपका सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष के तौर पर यह कहा था कि भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच में जो मुस्लिम माता पिता हैं वो अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान तो करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा ईगर हैं, उनको जो है जो जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस है वहां पर भेजना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जो है उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उनको अलाउ नहीं करती है कि वो बड़े इंस्टीट्यूशन में जाकर के पढ़ाई कर सकें। तो यहां पर सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला था कि दरअसल यहां पर मानसिकता को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल 6% लोग जो हैं वो आपका मदरसों में पढ़ाई करते हैं, अधिकांश जो लोग हैं वो आपका स्कूल ही जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो वित्तीय बाधाओं को लेकर के है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को लेकर के। कई माता पिता जो है अपने बच्चों को केवल इस वजह से बड़े इंस्टीट्यूशंस में, बड़े स्कूलों में, बड़े कॉलेजेस में नहीं भेज पाते हैं क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं होते हैं। तो हमें यहाँ पर केवल मानसिकता को बदलने के बजाय उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी मजबूत करना चाहिए, और इसीलिए सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मुस्लिम छात्र हैं, जो आपके मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सरकार को स्कॉलरशिप देनी चाहिए ताकि वो जो उनका ड्रॉप आउट रेट जो है वो रेट कम हो सके, और हायर एजुकेशन में भारत की जो लिटरेसी रेट है उसमें उनकी इंपॉर्टेंट भूमिका देखने को मिल सके। तो ये ओवरऑल सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में हमने बात की। अब अंत में आपके लिए एक सवाल भी है। ये सवाल आपका प्रीलिम्स का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल आप देखें, सवाल में आपसे पूछा गया है कि हमें आर्टिकल 21A के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं जिन पर हमें विचार करना है। हमारे पहला कथन है कि अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। दूसरा कथन है कि अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। हमारा तीसरा कथन है कि यह अनुच्छेद उच्च शिक्षा के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। तो अब इसका सही जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कोट आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। एक चीज आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, जो कि यहाँ पर हमने देखा था, जो आर्टिकल 21 है हमने पहले पढ़ा था वो 85 से शामिल किया गया था, लेकिन वो 85 नहीं है, दरअसल वो 86 ही है। तो 86 ही इसका जो है सही होगा। बाकी दो ऑप्शंस पर आप जो है विचार कर सकते हैं। ये दूसरा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका पूरी तरह से सही है। चलिए अब इसी नोट के साथ जो है आज की अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।